हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारा जो कंटिन्यू वीडियो सेशन हमारा जो चल रहा है सीरीज़ राजनीति सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करें, अब उसका हम पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, राजनीति सिद्धांत की प्रकृति। तो हम इसमें जानेंगे कि इसकी प्रकृति और इसका स्वभाव कैसा है, इसके फंक्शंस कैसे हैं। यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि राजनीति सिद्धांत को राजनीतिक विचार कहा जाता है, इसलिए कुछ लोग राजनीति सिद्धांत का वर्णन विचारक के कार्यों के रूप में वर्णित करते हैं, परंतु राजनीति विचार नहीं है। उन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति का कार्य राजनीतिक विचार नहीं कहला सकते हैं। यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम एग्जांपल लेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने इस पर काम किया है, लेकिन क्या सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही राजनीति विचार है? तो आपको इसका आंसर खुद पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि आप किसी व्यक्ति, अगर हम कार्ल मार्क्स या प्लेटो के हम कम्युनिज्म की बात करेंगे, तो क्या वो एक राजनीति विचार है? नहीं, राजनीति विचार उसके अन्य काम को मिलाकर उसका कंक्लूजन होकर ही निकलेगा ना। अब किसी व्यक्ति के एक काम को, जैसे आपने पीएचडी किया, ठीक है, आपने डीलिट, पीएचडी, एमफिल जो भी आप करना चाहते हैं, तो क्या आपके द्वारा किए गए ये कार्य राजनीति विचार कहलाएंगे? तो आपको इसका आंसर खुद पता है कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमने पीछे भी देखा कि हमें ये विचार बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा ना, तभी तो हम किसी चीज़ को राजनीति विचार कह पाएंगे। और उस पर कुछ लोग अपने क्रिटिसिज्म भी देंगे, कुछ लोग सपोर्ट में भी बोलेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि वो राजनीति विचार है या नहीं है। तो ऐसे ही आगे है कि कुछ विचारक राजनीति सिद्धांत को राजनीति दर्शन के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया या सपोर्ट नहीं किया, वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि यह सत्य है कि राजनीति सिद्धांत राजनीति दर्शन का एक भाग का निर्माण करता है। एक इस लाइन को दोबारा पढ़िए, राजनीति सिद्धांत राजनीति दर्शन के एक भाग का निर्माण करता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये है इसका एक भाग, ओके, ये इसका एक भाग है। अब उसने इसके एक भाग का निर्माण किया, तो आप एक बात बताइए, क्या ये पूरा एक भाग, जो एक भाग है, कि पूरा ये एक विचार है? नहीं, ये एक विचार नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि परंतु ये मात्र एक भाग ही है। एक भाग कभी भी जितना है सब कुछ नहीं हो सकता। एक भाग के रूप में ये एक भाग ही रहता है, यथा संपूर्ण का एक भाग। एक बात बताइए, एक चौथाई, अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताने की कोशिश करूँ, तो क्या एक चौथाई पूरा एक बन सकता है? नहीं, एक चौथाई ही रहेगा, वो एक नहीं बन सकता। आप किसी चीज़ के एक चौथाई को पूरा नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया कि दर्शन, जो राजनीति दर्शन है, वो सिर्फ एक भाग है राजनीति सिद्धांत का, वो उसका भाग, पूरा दर्शन राजनीति सिद्धांत नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्शन ऑलरेडी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में वो पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हो अलग तरीक़ों से, लेकिन अब उसे हम राजनीति को दर्शन के रूप में पढ़ेंगे तो हम राजनीति को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि आगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में विज्ञान को शामिल करने के बाद राजनीति विज्ञान कहना पसंद करते हैं, और वह जिनमें नहीं स्वीकारते कि इसका कोई इतिहास व संस्कृति रही थी। उनका कहने का मतलब है, कुछ लोगों ने बोला कि भैया राजनीति विज्ञान शामिल करो, चलो ये बात भी मान ली गई। उसने उनका इसको राजनीति विज्ञान कहो, ये भी बात मान ली गई। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इसको कहेंगे कि इसके पास ना खुद की संस्कृति है, ना खुद का इतिहास है। तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। यहाँ पे इसी बात को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और ब्रेक कहते हैं उसको, क्रिटिसाइज़ करते हुए कि राजनीति दर्शन, राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान अब अंतर परिवर्तनीय नहीं हो रहे हैं। मतलब ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ये अलग अलग चीज़ के रूप में हम इसे समझेंगे। राजनीति दर्शन एक अलग चीज़ हो गई, राजनीति हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान अलग हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीति सिद्धांत अलग हो गया। ये अब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हालांकि इसको आगे वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत तमाम इतिहास नहीं है, बल्कि संकुचित अर्थ में इतिहास है। ये तमाम दर्शन नहीं है, बल्कि कुछ अंश में दर्शन है। ये विज्ञान नहीं, बल्कि वहीं तक विज्ञान है जहाँ तक का जवाब देता है। राजनीति सिद्धांत को एक भाग इतिहासकार, एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजनीति जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको किसी एक चीज़ के रूप में नहीं हम कर सकते हैं ना। हम उसको सिर्फ इतिहास नहीं बोल सकते हैं, दर्शन नहीं बोल सकते, विज्ञान नहीं बोल सकते। वो अलग अलग समय पर ज़रूरत के अनुसार है। वो एक भाग इतिहास होगा तो एक भाग वो दर्शन भी होगा, और एक भाग वो वैज्ञानिक के रूप में भी होगा। वो ज़रूरत के हिसाब से होगा। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो 3 शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, इतिहास, दर्शन और विज्ञान, हम उसको समझेंगे।
ये देखिए कि राजनीति सिद्धांत इतिहास के रूप में इस बात की कि राजनीति सिद्धांत इतिहास है, जॉर्ज सेवाइन जैसे विद्वान द्वारा जोरदार वकालत की। मतलब पीछे ब्रेक्ट ने क्या कहा कि नहीं, पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है, पॉलिटिकल मतलब जिसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब अलग है, लेकिन अब जॉर्ज कहते हैं कि नहीं, राजनीति सिद्धांत इतिहास है। वो उसके पीछे क्या तर्क देंगे अब देखिए कि परंतु वो ये भी कह रहे हैं परंतु समग्र इतिहास राजनीतिक इतिहास नहीं है, बल्कि उसी प्रकार जैसे समग्र राजनीति सिद्धांत इतिहास नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है हमारा वो पूर्ण रूप से राजनीति नहीं है, उसी प्रकार जो हमारी राजनीति है वो पूर्ण रूप से इतिहास नहीं हो सकता है। वो अपने अपने फील्ड में थोड़ा पार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, जो हम पीछे अभी देख चुके हैं। अब यहाँ पे है कि राजनीति सिद्धांत के बिना इतिहास एक बेबुनियादी इमारत है। राजनीति का अध्ययन और विश्लेषण करते समय हम जो समझना सीखते हैं वही राजनीतिक परंपरा व्यवहार का असली तरीका। मतलब कहते हैं कि हम इतिहास के बिना राजनीति को नहीं समझ सकते, चलो ये बात भी मान ली गई। फिर लेकिन वो कहते हैं इसका अध्ययन और विश्लेषण के टाइम जो हम चीज़ें सीखते हैं वही हमारी राजनीतिक परंपरा और व्यवहार बनती है, वही उसका एक असली तरीका भी है। उसके बिना हम राजनीति को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसका कारण उचित होगा कि राजनीति का अध्ययन आवश्यक रूप से ऐतिहासिक अध्ययन हो। उन्होंने बोला कि जब हम राजनीतिक अध्ययन करें तो हम ऐतिहासिक रूप से इसको हम ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से करें। और आगे है कि इतिहास मृत व दफन की कथाओं से कहीं अधिक यह अनुभव और ज्ञान का क्या पाया गया कि सफलता और विफलताओं का भंडार ग्रह है। उनका कहने का मतलब था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, कितने दफन किए गए, ये है कि हमें क्या मिला, हमने क्या खोया, क्या हमें सफलताएं मिली, क्या हमें विफलताएं मिली। इसका एक मैं आपको एग्जांपल वर्ल्ड वॉर से बताना चाहूँगी कि जब हम वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा भी है अपने ग्रेजुएशन टाइम में, तो हमने वर्ल्ड वॉर देखा था। उसमें देखा था कि कैसे वहाँ की पॉलिटिक्स ने, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो या फिर वो स्टेट पॉलिटिक्स हो, वो कैसे उस शेप करती है, उसने कैसे एक दूसरे को कंट्रोल किया, पूरे वर्ल्ड वॉर को कनेक्ट हो सकता था कि चाहे वर्ल्ड वॉर रुक भी सकता था, लेकिन फाइनली बल्कि रुका क्या, दो बार हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, उसके बाद कोल्ड वॉर भी चला है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि हम राजनीति में भी नहीं देखना कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, क्या रहा, हमें देखना है कि हमें इसका रिजल्ट क्या। वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कितनी सारी नई थ्योरीज मिली, कितने सारे थिंकर्स हमें मिले हैं, हमें सफलताएं मिली कि बहुत सारी चीज़ें हमें राजनीति के रूप में मिली हैं, विफलताएं कि हम उन चीज़ों को रोकने में असफल रहे। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है राजनीति के रूप में, और यही इतिहास से कहीं अधिक चीज़ बन जाती है और इतिहास को ऐसे सपोर्ट करती है। फिर आगे इस बात को एल एस अरोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि शाश्वत रूप से महत्वपूर्ण वह निर्देशात्मक मनुष्य का अनंत प्रगति में समकालीनता से अपृथक रूप से जुड़ा हुआ। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि निर्देशात्मक रूप से ये मनुष्य की जो समकालीन प्रगति है उसी से जुड़ा हुआ है, ये हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। वो फिर आगे कहते हैं कि इतिहास पर ध्यान मत दो। वह ये बात समझाते हैं, चेताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का आनंद फिर कभी दोबारा नहीं होगा। मतलब कहने कि आप जिस फील्ड में आप उस चीज़ का आनंद लो, क्योंकि वो एक ही बार वो आनंद मिलेगा, दोबारा उसका आनंद नहीं मिलेगा। वैसे ही कि आप अगर राजनीति में इतिहास ढूंढोगे तो आप राजनीति की खूबसूरती को खो दोगे और उस इतिहास को हम पा भी नहीं पाएंगे। फिर अब आगे कहते हैं कि इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसे चुनौती देता है जो अपनी उपयोगिता खो चुका है और अब कोई अफसोस नहीं करता कि राज्य एक दैवीय सृष्टि से अथवा प्रकृति के राज्य में ठेके का परिणाम रहा। मतलब उनका कहने का मतलब ये रहा है कि अब इतिहास जो था वो एक्सेप्ट हो चुका है, उसको बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों से चुनौती देते हुए कहता है कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है देवी शक्ति से हुई है या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई है, अब किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब लोगों को पता है कि राज्य एक इंस्टीट्यूशन आ चुका है और उसके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता। हम इतिहास को बार बार क्यों खंगवालें। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसे बचाए रखता है और महत्व का है और आने वाले लंबे समय तक इसका पोषण करने हेतु भावी पीढ़ियों के, मतलब कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इतिहास की कितनी हेल्प करता है, वो किस प्रकार हम समझेंगे। वो ये है कि वह इतिहास के रूप में से बचा के रखता है कि ठीक है। जब एक बात बताइए, जब हम ग्रेजुएशन से ही जब हमने पढ़ा स्टेट के बारे में, तो हम प्लेटो, मतलब कुछ लोगों ने शायद सॉक्रेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन प्लेटो और फिर अरिस्टोटल फिर बाकियों के बारे में हमने चीज़ों को पढ़ा। लेकिन क्या अब ये चीज़ मायने रखती है कि इतिहास नहीं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि अब हमें मायने रखती है कि राज्य अब क्या काम करेगा, राज्य क्या काम नहीं करेगा, वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये चीज़ हमारे लिए मायने करती है। लोग उसी बात पे लड़े कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बेकार चीज़। उन्होंने ये बोला कि लेकिन इतिहास के रूप में वो अभी भी कि हम पढ़ना है हमें कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ एक इतिहास के महत्व से, और हमें कुछ ज़्यादा उसके बारे में जानना नहीं है। तो कहता है कि वही महत्व की बात है और आगे आने वाली पीढ़ी को वो पोषण भी इसी प्रकार करेगा। आगे वो कहते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य जैसी संकल्पनाएं जो कि समय के वर्ष क्रम से लिखे हुए इतिहासों से जन्मी, आज राजनीतिक सिद्धांत द्वारा उच्च स्थानों पर रखी जा रही है और भविष्य में ऐसी ही रखी जाती रहेगी। उन्होंने बोला कि ये जो टॉपिक्स है ना, मतलब ये जो विषय है ना,
ये राजनीति सिद्धांत ने अपनाए हैं, उनका पालन पोषण क्या है, उनकी पेरेंटिंग की है राजनीति सिद्धांत ने, ठीक है। तो आप इसे अब राजनीति सिद्धांत के रूप में ही पढ़ें, और राजनीति सिद्धांत इनको हमेशा आगे बढ़ाता रहता है, इनको एक अचीवमेंट दिलाता रहता है, मतलब इनको एक रिस्पेक्ट दिलाता है। इतिहास के रूप में शायद उन्हें वो चीज़ नहीं प्राप्त होती और भविष्य में भी वो यही चीज़ करेगा। माना ये इतिहास से जन्मी है, लेकिन फिर भी राजनीति सिद्धांत ही इसका पालन पोषण करता आ रहा है। आगे सीली कहते हैं कि वास्तव में इतिहास की कभी पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन नहीं होती, परंतु शायद ही इसकी उपेक्षा की जाती है। मतलब वो थोड़ा सा इतिहास के सपोर्ट में बोलते हैं, ठीक है, कि जो इतिहास है हमारा उसका रिपीटिशन नहीं होता है, लेकिन वह अपने वो इतना स्ट्रांग है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप बोलें कि मुग़ल नहीं हैं या फिर मौर्य साम्राज्य नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो नहीं हैं अब ये द्वारा होंगी, ये द्वारा पैदा होंगे, ये दो लोग द्वारा आएंगे, अपने नए रूल्स वगैरह बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें तो नहीं होंगी। उनके जो भी जैसे अर्थशास्त्र हमें द्वारा या फिर हमें और भी नीतियाँ हैं और भी राजतंत्र की व्यवस्थाएं, ये सब हमें जो मिल रही हैं, या फिर हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात करें अगर इंडिया की, तो नेहरू, पटेल और लाल बहादुर शास्त्री और अन्य जो नेता हैं जो भी लोग हैं, जो इनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, तो ये लोग द्वारा तो नहीं आएंगे, लेकिन ये अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं, मतलब इतिहास के रूप में लोग इतने स्ट्रांग हैं कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो, आप इनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि इंडियन पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हो, तो आप लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों को नहीं आप इग्नोर कर सकते, आप चाइना वॉर को नहीं इग्नोर कर सकते हो, या ग्रीन रिवॉल्यूशन को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? ये है तो इतिहास का हिस्सा, क्योंकि ये भारतीय राजनीति के इतिहास का हिस्सा हुआ, लेकिन फिर भी ये इतने स्ट्रांग है, ये पूरे राजनीति को बदलने का एक पावर रखते हैं, तो आप इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही इतिहास की एक बहुत ज़्यादा उपलब्धि के रूप में माना जाता है और सीलीस को सपोर्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इतिहास से संबंध विच्छेद को कर लेने के प्रयास में राजनीति सिद्धांत अपना निजी महत्व खो देता है, उसके मूल के अभाव में कोई फल पैदा नहीं हो सकता। मतलब वो कहते हैं कि आप इतिहास को खुद को अगर अलग करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो अपनी खुद की पहचान खो चुके हो। अब कोई भी राजनीति सिद्धांत को कुछ इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को इतिहास से अलग मान लिया। वो कहते हैं कि इतिहास और राजनीति सिद्धांत एक हैं, को रिलेटेड हैं, और वो संपूरक हैं एक दूसरे के। और फिर वो उस बात को सपोर्ट करते हैं कि अपने मूल यानी अपने जड़ के अभाव में कोई फल पैदा नहीं हो सकता। सही बात है, अगर रूट नहीं होगी तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा। वो इतिहास को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। फिर कहते हैं इतिहास के माध्यम से राजनीति क्या है को समझा जा सकता है, और किसी भी मूल पाठ को बिना उसके प्रसंग से नहीं समझा। मतलब कि राजनीति समझने के लिए इतिहास समझना ज़रूरी है, या फिर राजनीति क्या है हम इतिहास के थ्रू ही समझ पाएंगे। और किसी भी विषय को समझने के लिए उसके प्रसंग को यानी उसके बैकग्राउंड को, उसकी परिस्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अब वहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि प्लेटो का जो साम्यवाद, यहाँ पे देखिए, प्लेटो का साम्यवाद बहुत अलग है जो मार्क्स के साम्यवाद से माना जाता है, और प्रत्येक के साम्यवाद उनके काल विशेष के इतिहास को समझकर ही समझा जा सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो दोनों का जो साम्यवाद है ना बहुत अलग है, ठीक है, लेकिन इनकी महत्वता या ये इतने जो पॉपुलर हुए हैं, इतने फेमस हुए हैं, जो इनको रिस्पेक्ट मिली है वो समय के साथ मिली है। आप प्लेटो के साम्यवाद को मार्क्स के साम्यवाद से नहीं मिला सकते, ना ही कंपेयर कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग कंटेक्स्ट में लिखी गए। अगर हमें प्लेटो का साम्यवाद पढ़ना है तो हम प्लेटो का एथेंस का कंटेक्स्ट पढ़ना होगा, स्पार्टा का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें मार्क्स का साम्यवाद पढ़ना है तो हमें वहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ना होगा, वहाँ पे यूरोपियन सिस्टम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हमें यूरोपियन पॉलिटिक्स को पढ़ना होगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे बताना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह उसका युग ही होता है जो किसी के राजनीतिक सिद्धांत को बनाता और बिगाड़ता है, आगे बढ़ाता है। इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्विकास करता है। तब कैसे राजनीतिक इतिहास अपने एक पहलू की अनदेखी कर सकता है, राजनीतिक इतिहास नहीं, राजनीतिक सिद्धांत अपने एक पहलू की अनदेखी कर सकता है, वह भी ऐतिहासिक पहलू। वहाँ पे कहने का मतलब है इतिहास ही है जो किसी को भी बना सकता है, किसी को आगे बढ़ा सकता है। वह राजनीति का विकास और पुनर्विकास करता है। मतलब साम्यवाद पे बहुत सारे लोगों के थॉट्स हैं, लेकिन मार्क्स का साम्यवाद क्यों इम्पोर्टेंट है ये इतिहास के माध्यम से ही हमें पता लगता है। और फिर वो इस बात को कहते हैं कि कैसे राजनीतिक सिद्धांत किसी एक पहलू को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, वो भी इतना इम्पोर्टेंट यानी ऐतिहासिक पहलू को छोड़ के वो कैसे आगे बढ़ सकता है। फिर आगे सेवाइन कहते हैं कि
महान राजनीतिक सिद्धांत एक वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण में और अन्य परिस्थिति हेतु सुझात्मक दोनों में बढ़कर होता है। जिस प्रकार एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत, ये थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत की तरफ झुककर बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक महान राजनीतिक सिद्धांत जो है वह वर्तमान की परिस्थितियों का विश्लेषण करेगा, वह अन्य परिस्थितियों के प्रति सुझाव देगा, यही हमारे एक अच्छी राजनीतिक सिद्धांत की पहचान होगी। फिर प्रोफेसर एस.बी. वर्मा जो उनकी एक राइटिंग है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1987 में लिखते हैं कि यद्यपि यही ऐतिहासिक परिस्थिति में एक विशिष्ट समूह का परिणाम था, आगामी सभी कालों के लिए एक महत्व रखता है। यथार्थ राजनीतिक सिद्धांत की यह सार्वभौमिक विशेषता ही है जो इसे आदर योग्य बनाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि विशिष्ट पहचान है पॉलिटिकल साइंस की, और क्योंकि इससे एक विशिष्ट परिणाम मिलता है और यह पॉलिटिकल साइंस को बहुत इम्पॉर्टेंट बना देता है, और यही उसे एक रिस्पेक्ट की चीज़ ही होती है, मतलब कि उसी से हमें रिस्पेक्ट मिलता है। ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये किसी एक तरफ झुककर बोलते नहीं हैं, ये थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इतिहास के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत को ही पहचान मिली है और आदर मिला है। फिर वो आगे कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत इस अर्थ में इतिहास है कि यह काल, स्थान, उन परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करता है जिसमें वो जन्म लेता। कहता है कि आपको अगर राजनीतिक सिद्धांत समझना है तो आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनसे वो जन्म लेता है। मतलब फिर से हम एग्जाम्पल अगर हम ले कि हम ग्रीक नहीं, हम यूनानी इतिहास को समझने की कोशिश करें, जहाँ से प्लेटो वगैरह का जो उनका शिक्षा का है या उनके राज्य का है या उनके फिलॉसफिकिंग है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, तो ये सब चीज़ें वहीं से आई है। उनकी कंटेक्स्ट को हमें स्पार्टा और एथेंस की चीज़ों को समझना होगा, उनके ठीक है उन स्थान को समझना होगा कि ये सब चीज़ों की शुरुआत वहाँ से क्यों। अगर छोड़ो अगर हम इस चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, हम अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम इस चीज़ों को देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ मौर्य साम्राज्य में ही क्यों आया, या मौर्य जो राजा है कौटिल्य ने उन्हें क्यों सपोर्ट किया। तो हमें उनके काल को, उनके स्थान को, उन परिस्थितियों को समझना होगा। हो सकता है कि अगर नंद जो है जिन्होंने कौटिल्य का अपमान किया था, ठीक है, तो अगर वह ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनाते तो क्या कौटिल्य मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मिलता या नहीं। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है। इतिहास से ही राजनीतिक सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। यदि वह अपने ऐतिहासिक प्रसंग पर ध्यान नहीं देता, वह अपनी शक्ति, अपना केंद्र, अपना संदेश खो देगा। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को जैसे अगर वो छोड़ देगा ना, वो अपनी शक्ति, केंद्र, संदेश खो देगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। ये कोर है, ये बेस है, और इसके बिना, बेस के बिना कोई भी चीज़ बेकार है, उसकी कोई पावर नहीं बचती है। आगे है कि राजनीतिक सिद्धांत नितंतः अथवा केवल इतिहास नहीं है, यह एक विज्ञान है जहाँ तक इसे पृथक्करण में ना समझा जाए, और एक दर्शन भी है जहाँ तक ये प्रेरणा प्रदान करता है। अब आपको ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि केवल इतिहास नहीं है, विज्ञान भी है, क्योंकि हम इसको जब तक हम इसको राजनीति में मिला सकते हैं तब तक ये विज्ञान है, और उसके बाद ये विज्ञान नहीं है। लेकिन दर्शन भी है जब तक कि हमें प्रेरणा देता है कुछ नया ढूंढने के प्रति। देखिए, तो अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ़िलॉसफी और साइंस के रूप में। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ एक बार उसे रीड करिएगा, नहीं है तो आप वीडियो सुनने के बाद ज़रूर बुक से रीड कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो से आपको चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन जो किताबों में पूरी तरीके से आपको अपनी समझ बनाने की एक हेल्प मिलेगी वो शायद नहीं मिल पाएगी सिर्फ वीडियो से, क्योंकि बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए कैसी लगी। प्लस आप टेलीग्राम पर भी हमें बता सकते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके इंग्लिश वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ अपने हिंदी स्टूडेंट्स को भी ज़रूर, अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।